शनिश्चरी अमावस्या महत्वपूर्ण संयोग। शनि का मीन राशि में प्रवेश। आगामी 29 मार्च को शनि का मीन राशि में प्रवेश होगा, जो एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना है। इस घटना के साथ ही शनि का प्रभाव अलग अलग राशियों पर अलग रहेगा। ज्योतिषीय अमर डिब्बेवाला ने बताया कि शनिवार का यह परिवर्तन नवग्रहों के गोचर के अनुसार होगा। शनि का मीन राशि में प्रवेश करने से प्राकृतिक, सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्र में विशेष परिवर्तन जरूर होंगे। कानूनी मामलों में संशोधन होंगे। धर्म आध्यात्म में वृद्धि होगी। जनमानस का जुड़ाव धर्म की ओर बढ़ेगा। इस समय पंचग्रही युति बनेगी। इसमें सूर्य, बुध, शुक्र, शनि व राहु मीन राशि पर रहेंगे। यह एक अद्भुत संयोग है जो 1968 में बना था। इस प्रकार की पंचग्रही युति के प्रभाव अलग अलग प्रकार से दिखाई देंगे। मीन राशि का अधिपति बृहस्पति है। बृहस्पति शुक्र की राशि वृषभ में गोचर कर रहा है। इस दृष्टि से शुक्र व बृहस्पति का परस्पर राशि परिवर्तन योग है। यह स्थिति धर्म, आध्यात्म, संस्कृति व सनातन परंपरा के साथ ही आधुनिक विज्ञान से संबंधित शोध व चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित व्याधियों के निराकरण के लिए नए ट्रीटमेंट का लाभ आने वाले समय में मानव हित में प्राप्त हो सकेगा। पंचग्रही युति का प्रभाव मूल रूप से 1 महीने का रहेगा। इसमें अलग अलग प्रकार से अलग अलग क्षेत्र में नए शोध, नए स्टार्टअप्स व कुछ स्थानों पर स्थायी व्यावसायिक उपक्रम भी स्थापित हो सकेंगे। यह योग नए रोजगार को सृजन भी करेंगे। एक अद्भुत संयोग भी है। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण, पूजन व शनि महाराज का तेलाभिषेक व शनि की वस्तुओं का दान करने से शनि महाराज की कृपा प्राप्त होती है। जिन जातकों को शनि की 7.5 अथवा ढैया लगा हुआ है, उन्हें शनि की उपासना निरंतर करनी चाहिए। भारतीय पंचांग की गणना के अनुसार चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या इस बार शनिवार को आ रही है। यह शनिश्चरी अमावस्या के नाम से जानी जाएगी। इसी दिन भारत के सुदूर प्रांतों में अर्थात भारत से अलग सूर्य ग्रहण होगा। भारत में किसी प्रकार के ग्रहण की कोई स्थिति नहीं है। और सबसे मुख्य बात यह भी आती है कि इस दिन पंचग्रही युति का संबंध होगा, जिसमें सूर्य का, राहु का, शनि से संबंध, एक अलग प्रकार की केंद्र स्थिति और त्रिकोण की स्थिति इस दौरान रहेंगी। इस बार यह अवश्य है कि इस युति का अलग अलग प्रकार का प्रभाव राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से होगा। किंतु जिस प्रकार से बताया जाता है, बाहर से कुछ खबर प्राप्त होती है कि इस बार सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण है जरूर, लेकिन भारत में दर्शन नहीं होगा। जब भारत में सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा तो उसके नियम को मानने की आवश्यकता नहीं है, इसके सूतक को मानने की आवश्यकता नहीं है। भारत में जो ग्रहण होंगे वो अगले क्रम से होंगे, अर्थात जो पूर्ण रूप से ग्रहण की स्थिति बनेगी वो अगले वर्ष बनेगी, अर्थात नए संवत्सर में बनेगी। इस बार ग्रहण की कोई स्थिति नहीं, चूँकि भारतीय नववर्ष में यह चैत्र मास आखिरी माह माना जाता है। चूँकि चैत्र मास में भी 2 पक्ष आते हैं, कृष्ण पक्ष का और शुक्ल पक्ष का। तो कृष्ण पक्ष का आधा पक्ष समाप्त होने के बाद में चैत्र मास का शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा का जो दिन होगा वो नव संवत्सर का प्रथम दिन होगा। इस दृष्टि से यदि हम गणना करते हैं या अन्य दृष्टि से हम गणना करते हैं तो जहाँ ग्रहण होता है वहीं ग्रहण के नियम माने जाते हैं, और जहाँ ग्रहण नहीं होता है वहाँ ग्रहण के नियम नहीं माने जाते हैं। यह आंशिक सूर्य ग्रहण है जो अमेरिका, अलास्का, अर्जेंटीना, कनाडा आदि साइड में अलग अलग प्रकार से दिखाई देगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 की शुरुआत 1 अप्रैल से होने जा रही है। इस अवसर पर सरकारी स्कूलों में प्रवेशोत्सव मनाया जाएगा। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने नए शैक्षणिक सत्र के लिए शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने बताया कि विभाग ने अलग से पूरे दिशा निर्देश जारी करने की बात कही है। पहले सरकारी स्कूलों में 16 जून से सत्र शुरू होता था, लेकिन अब 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। इस बदलाव से गर्मी की छुट्टियों पर संशय की स्थिति बनी हुई है। पहले दिन शिक्षक शिक्षिकाओं विद्यार्थियों को उत्साह के साथ कक्षा में प्रवेश करवाएंगे। 1 अप्रैल को स्कूलों में बाल सभा व विशेष भोज का आयोजन भी किया जाएगा। स्कूल पहुंचने पर बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा। 1 अप्रैल को ही सभी विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों का वितरण भी किया जाएगा। स्कूलों के वरिष्ठ विद्यार्थियों द्वारा भी कनिष्ठ विद्यार्थियों का स्वागत किया जाएगा। यह एक अनोखा अवसर होगा जब विद्यार्थी नए सत्र की शुरुआत करेंगे व अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाएंगे।
सरकारी स्कूलों में प्रवेशोत्सव मनाने से विद्यार्थियों में उत्साह व जोश का संचार होगा। किताबों का एक लॉट भी आ चुका है प्रत्येक ब्लॉक में, और ब्लॉक से वो हम लोगों ने स्कूल्स में भी पहुंचाने की व्यवस्था कर रखी है। 28 तक हम बुक्स पहुंचा देंगे। 1 तारीख से व्यवस्थित तौर से कक्षाएं आरंभ हो, ये हम लोगों का लक्ष्य है। वरिष्ठ कार्यालय के इसी प्रकार के निर्देश भी हैं। 1 महीने के भीतर हम खासतौर से पूरी प्रवेश प्रक्रिया उसको संपन्न करना चाहेंगे। इसके साथ साथ बच्चों को बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए और बच्चे मानसिक तौर पर तैयार हो जाएं आगे की कक्षा में पढ़ने के लिए। सतना जिले के अमरपाटन से कांग्रेस विधायक डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह ने साधु संतों पर दिए गए विवादित बयान के बाद उज्जैन के महामंडलेश्वर महंत व साधु संत भड़क चुके हैं। विधायक ने साधु संतों व महामंडलेश्वर की तुलना सांड से की थी, से लेकर साधु संतों ने विरोध दर्ज करवाया। साधु संतों ने विधायक के खिलाफ नारेबाजी की। विधायक का सिर काटने व दौड़ा दौड़ा कर पीटने की बात भी कही जा रही है। अयोध्या से संत शिवदास त्यागी ने कहा कि अगर महामंडलेश्वर आदेश करेंगे तो युवा साधु विधायक का वध कर देंगे। उज्जैन में स्थानीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रामेश्वर दास ने कहा कि साधु इतना कमजोर भी नहीं है, उसे शास्त्र व शस्त्र भी चलाने आते हैं। साधु महावीर नाथ ने कांग्रेस विधायक राजेंद्र कुमार सिंह को सबसे घटिया विधायक बताया। इस पूरे मामले में कांग्रेस विधायक के बयान की निंदा की जा रही है और साधु संतों के विरोध के बाद विधायक को माफी मांगने के लिए भी कहा जा रहा है। साधु सन्यासी जो है बाबा बैरागी, महामंडलेश्वर, इनको छोड़ दिया है जनता के बीच में। जाओ प्रवचन करो, भाजपा का प्रचार करो, हिंदुत्व की बात करो, सनातन धर्म की बात करो, और ये सांड चर रहे हैं दूसरों का खेल। देखो, अगर इस तरह का इन्होंने बयान दिया है तो साधु इतना कमजोर नहीं है। साधु दोनों प्रकार से सशक्त है। शास्त्र से भी जनता को, समाज को समझाता है और शस्त्र भी उठाना जानता है। शस्त्र और शास्त्र दोनों में जो अखाड़े की परंपरा हुई, ये शस्त्र विद्या सिखाते थे। अगर इस तरह के विधायक उज्जैन में आ जाए तो इनकी दुर्गति हो जाएगी। साधु संत ऐसे चुपचाप नहीं बैठेंगे। जिस प्रकार से वो साधु को सांड शब्द का प्रयोग करता है, बहुत ही गलत है और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। देखो, मैं तो कुल मिला के इतना जानता हूँ कि जो विधायक है ये सबसे घटिया विधायक है। ये राजेंद्र सिंह कौन है? राजेंद्र सिंह, भाजन सिंह, मैं तो इतना जानता नहीं उसको। पर साधु संत के बारे में क्या जानता है? अगर साधु संत नहीं होते तो ये पैदा कहाँ से होता है? नहीं, इसी के आशीर्वाद से धरती टिकी है और धरती चल रही है। वो उन्हीं को ये सांड बता रहा है। भाई, सांड किसको बोला जाता है, इसको ज्ञान है अभी? ये तो मतलब एक बहुत नीच कैटेगरी का इंसान है ये विधायक है, जो नीच कैटेगरी का। मैं तो इतना कुल मिला के जानता हूँ, साधु संत के बारे में जानता नहीं है। और अगर ये कहीं मिल जाए ना तो मैं तो इसको दौड़ा के मारूं और पीटूं, इसको इतना पीटूं कि जीवन में याद रखे साधु संत के बारे में तू कैसा बोलता है, जानवर। इसको जानवर जैसे ही बना दूं मैं। सरकार द्वारा सीएस के नाम पर किसानों से ली जा रही जमीन का कांग्रेस द्वारा पुरजोर विरोध किया जाएगा। इसको लेकर आज एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें आंदोलन की रणनीति तैयार की गई है। उज्जैन में सरकार द्वारा सीएस के नाम पर सैकड़ों किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसका किसानों व कांग्रेस द्वारा जमकर विरोध भी किया जा रहा है। इसी को लेकर आज किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी उज्जैन आए और शहर कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई। इसमें सरकार को घेरने के लिए आंदोलन की रणनीति बनाई गई। इस दौरान विधायक महेश परमार व शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश भाटी सहित बड़ी संख्या में किसान भी शामिल हुए। वहीं मीडिया के साथ बातचीत में किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी ने कहा कि सरकार को किसानों की 1 इंच जमीन भी नहीं लेने दी जाएगी। इसके लिए कांग्रेस पूरे प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन छेड़ेगी। के नाम से जमीन ले रहे हैं, के नाम से किसानों और संतों के साथ दोनों के साथ छलावा हो रहा है। संतों का कहना है कि हमारे पास पर्याप्त जमीन है, हमें जमीन की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन संतों की आज तक किसानों की जमीन छीनी जा रही है। और दूसरी बात ये कि क्राउड मैनेजमेंट का भी बहाना बनाया जा रहा है, विकास का भी बहाना बनाया जा रहा है। विकास के नाम पे 15% जमीन में सारे विकास कार्य हो सकते हैं। अभी वर्तमान में भी अगर हम कोई किसान की लड़ाई लड़ने जाते हैं, ऐसी निगम की सरकार आज इस अंग्रेज सरकार इस प्रदेश में बैठी है कि अगर हमारी बाप दादाओं की जमीन छीन रहे हैं, उसके बाद अगर हम हमारी बात रखने के लिए प्रशासन या हम कोई किसानों की बात लेकर रोड पर उतरते हैं तो यह जेल में डाल रहे हैं या फिर हमारे घर पर पुलिस लगाई जा रही है। क्या यह अंग्रेज शासन चल रहा है? हम हमारी बाप दादा की जो जमीन छीन रही है उसकी बात भी नहीं रख सकते हैं किसी के सामने? पहली सरकार है जो आज हमारी
जमीन छीनने जा रही। मैं सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अगर सभी किसान भाई एक नहीं हुए, गांव में अगर 10 लोगों की जमीन जा रही है, पूरे गांव वालों की नहीं जा रही है। सभी को आप समझाएं, आज अपने ऊपर ये बीत रही है, कल उनके ऊपर बीतेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी सरकार ने 3CP एक्ट के अंदर जो संशोधन किया है लैंड पूलिंग एक्ट के नाम से, निश्चित रूप से ये किसान विरोधी बिल है। किसान कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है। ये उद्योगपति और भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने का बिल है, तो उसी के ऊपर हम एक रणनीति यहाँ बनाने के लिए आए हैं। निश्चित रूप से आज हम सब किसान भाइयों से चर्चा करेंगे। चर्चा करने के उपरांत इस आंदोलन को किस स्तर पे हमें करना है, इसकी हम लोग रणनीति बनाएंगे। हमारे नेता आदरणीय जिंदू पटवारी जी ने हमारे मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के आदरणीय अध्यक्ष जी और हमारे यहाँ के प्रभारी और शहर और जिला कांग्रेस के अध्यक्ष मुकेश भाटी और जिला अध्यक्ष कमल पटेल जी, हम सब मिलकर हमारे महत्वपूर्ण के विधायक साथी और सभी पार्टी के जाबाज साथी और खासकर उस क्षेत्र के जो पीड़ित किसान हैं जिनकी जमीन सरकार जबरदस्ती हथियाना चाहती है, लैंड पूलिंग के माध्यम से छीनना चाहती है, वो सभी किसान यहाँ बैठकर रणनीति बना रहे हैं। आने वाले समय में इन किसान भाइयों को न्याय मिले, इन जमीन सरकार एक इंच भी इनकी नहीं छुड़ा सके, हम सब मिलकर ये कार्य योजना बना रहे हैं। आने वाले समय में सरकार के खिलाफ हम सब लोग एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। वो किस प्रकार की लड़ाई हो, आमरण अनशन हो, भूख हड़ताल हो, या रेल रोको, या जेल भरो, या फिर इसके आगे किसान भाई हम सब मिलकर संयुक्त आत्मदाह करें सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री जी के खिलाफ। उनको ये हमारा सुझाव है आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, ये चेतावनी भी है कि ये मुख्यमंत्री जी, ये किसान आपके हैं, ये जिला आपका है, इन सबके आशीर्वाद से आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और आप किसान को भगवान और अन्नदाता का दर्जा देते हैं और इसी किसान को बेघर और भूमिहीन कर रहे हैं, ये न्याय उचित बात नहीं, इसका हम विरोध करते हैं और ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। मधुपुर तहसील के किसानों को उपार्जन केंद्रों पर अपनी फसलें बेचने के लिए कई दिनों तक खड़े रहना पड़ रहा है। इसके अलावा उपार्जन केंद्र के कर्मचारी व अधिकारी पहले गीले माल को खरीद लेते हैं, सूखे माल को खरीदने में आनाकानी करते हैं। इस समस्या को लेकर किसानों ने चक्का जाम किया, जिसे देखते हुए मधुपुर तहसील के एसडीएम मौके पर पहुंचे किसानों को समझाइश दी गई। इसके बाद किसानों ने चक्का जाम खोल दिया। एसडीएम ने आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याओं का समाधान जल्द ही कर दिया जाएगा। मधुपुर तहसील के किसान यूनियन के अध्यक्ष ईश्वर जाट ने बताया कि किसानों को उपार्जन केंद्रों पर कई दिनों तक खड़े रहना पड़ता है, फिर भी उनकी फसलें नहीं खरीदी जाती। उन्होंने कहा कि यह समस्या निरंतर बनी हुई है, किसानों को इसके लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। मधुपुर में किसानों की एक और समस्या सामने आई है, इसमें सोसाइटी प्रबंधक व किसानों में उपज तोलने को लेकर विवाद हुआ। किसानों ने बताया कि उन्हें 2 से 4 दिन खड़े रहना पड़ता है, उसके बाद ही उनकी उपज तोली जा रही है। जब वे अपनी उपज लेकर आते हैं तो ट्रैक्टर व ट्रॉली का भाड़ा 5 से 6 लगता है। किसानों की समस्या की जानकारी जैसे ही समाजसेवी विजय सिंह गौतम को मिली, वह तुरंत किसानों से मिलने बरखेड़ा बुजुर्ग सोसाइटी पर पहुंचे। किसानों से समस्याएं सुनी गई। किसानों ने समाजसेवी को अपनी समस्याएं बताई। समाजसेवी विजय सिंह गौतम ने सोसाइटी प्रबंधक गुमान सिंह से चर्चाएं की तो पता लगा कि 2 दिन पूर्व किसान व तुलावटी हमालों के बीच में विवाद हो गया था, इस कारण हमाल नहीं आ रहे थे। हमालों से बातचीत हो गई है, कल से वह आ जाएंगे। 6 टोल कांटे सुचारू रूप से शुरू कर दिए जाएंगे। इसके बाद किसी भी किसानों को अब समस्याएं नहीं होंगी। समाजसेवी विजय सिंह गौतम ने इस पूरे मामले में एसडीएम अजय हिंगे से इस विषय पर फोन पर चर्चाएं की। इस पर एसडीएम अजय हिंगे ने सोसाइटी प्रबंधक को समझाइश दी। मैंने किसानों को फोन आया, मैं गया वहाँ और जो ट्राली सूखी थी वो ट्राली नहीं तोल रहे, और जो गीला माल है वो अंदर तोल लिया उनने। उसके बाद उनने ये ले जाओ आपका घर 13% माल है, हमारा अधिकार नहीं, 12% नहीं, 12% ही लिया जाएगा, नहीं तो ले जाओ घर। तो ट्राली अभी तक नहीं तुली हमारी, कल बोल रहे तोलेंगे, और ट्राली हाइड्रोलिक करवा दी नीचे, उसके बाद भी बोल रहे कि नहीं पैसे दे दो, उसके बाद तोल दिया जाएगा। और एसडीएम साहब आए, हमने रोड जाम कर दिया, चक्का जाम, और एसडीएम साहब ने बोला कि आपका निराकरण हो जाएगा, और हमारा अभी तक निराकरण नहीं हुआ है। कोई नहीं आए। मैं हाथ जोड़ से निवेदन कर रहा हूँ सर, मैं नहीं हटूंगा, मेरा निराकरण होगा जब हटूंगा। बस क्यों करें लोकपति किसानों से दादागिरी बता रहे सर। हुई है तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या बोले क्या समस्या है, आप जाके बात करोगे तो फिर ना मैं बुलाऊं, समस्या कहीं नहीं है। नहीं चल रहे हैं, क्या हुआ? हाँ कल चल रहे थे बढ़िया। थोड़ा एसडीएम कलेक्टर से बात कर लीजिए आप। अभी मैं एसडीएम साहब को लगाता हूँ कि कलेक्टर को लगा रहा हूँ, और यहाँ पर चले अगर 2-2, 4-4, 8-8 दिन तक अगर बैठक 5 ट्रैक्टर तुले हैं दिन में, मैंने बताओ। आज किसान बोल रहा था,
ये यहाँ पर इनके जो प्रबंधक है, मैं इनसे बात करा रहा हूँ, आपकी थोड़ी बात कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे ही हूँ साहब, है ना, तोलावटी पालता टोल कांटे पे बरखेड़ा है ना, बरखेड़ा सोसाइटी। जी लीजिए साहब, बात करो। जी सर, प्रणाम सर। सर ये थोड़ी तुलावटी के कल दो पार्टी के बीच में थोड़ा विवाद हो गया था, इनके तुलावटी के हम वालों के बीच में। तो वो थोड़ा सा आज थोड़ी दिक्कत आ गई थी, बाकी उनको मना लिया है मैंने और कल से सुचारू रूप से चालू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ सर, हूँ सर बरखड़ा बुजुर्ग। हाँ तो मतलब 4 दिन की लाइन में थी ट्रैक्टर ने ये काले ये मतलब गाँव खाली कराया। देखिए लो अब गाँव में काय मिस्टेक है। अरे तो मास्टर देखो आबे थमी कभी पानी में पला नहीं लायो हूँ। तो अभी देख लेंगे। ये न्याज पड़ा और आधा गाँव में गिट्टी बगी देखी लो। या कोई मतलब आड़े की बात है, देख लो ये अभी न्याज पड़ा था हमारे सामने। और 6,000 रुपए का आपका 6,000 में बाड़ू दीदू ने 3 दिन की लाइन में रियो ने काले ट्रैक्टर लेन घरे गयो, गाँव यहाँ खाली करी नहीं। मैं सोसाइटी प्रबंधक यहाँ पर और जो तुलावटी प्रबंधक है उनसे बात करूंगा और निश्चित रूप से आपका गेहूं भी तुलवाएंगे। 4 वक्त में आना पे फोन लगा दो, मतलब ये भी बैंक में यहाँ नहीं आया। नहीं, हम गुमान सिंह जी से जो यहाँ के प्रबंधक हैं पूरी व्यवस्था देख रहे हैं। जो भी कमी होगी वो हम देखेंगे। अभी गांव के पास में चल रहा हूँ, आपका नमूना भी लूंगा। आप खड़े रहिए 2 मिनट, आप चिंता मत करिएगा। मैं अभी पूरी बात करूंगा। मैं कल कलेक्टर साहब को भी यहाँ बुलाऊंगा, SDM साहब को, तहसीलदार साहब को, नान के अधिकारियों को, वेयर हाउस के अधिकारियों को और जो इसके मालिक है उनको भी बुलाएंगे यहाँ पर, है ना। तो निश्चित रूप से हम लोग ये चाहेंगे, सोसाइटी के लोग तो ये हैं, तो निश्चित रूप से ये विपणन संघ के लोग हैं और ये यहाँ पर तुलवा रहे हैं माल। और मैंने आज इनसे कह दिया है कि साहब आप कल तक पूरी व्यवस्था सुधार दीजिएगा, नहीं तो कल 2 बजे बाद यहाँ पर फिर हाल बेहाल हो जाएगा। अगर किसानों को तकलीफ आई तो फिर हम सहन नहीं करेंगे। बहुत तकलीफ आई सर, बहुत तकलीफ आई रही है। और अगर 10 ट्राली या 5 ट्राली तुलेगी कोई कड़ी कुल होने नहीं, वो कल बड़ी बात हो जाएगी। मैंने गुमान सिंह जी से कहा है, गुमान सिंह जी उस पर गौर करना विशेष तौर से। आपको आप हमारे भाई हैं, आप भले ही यहाँ के प्रबंधक है, आप भी हमारे गाँव के क्षेत्र के लोग हैं। निश्चित रूप से किसान भाइयों को तकलीफ आती है तो आपका धर्म बनता है कि उनकी मदद करें और कल से 30-40 ट्रॉली तोलवाने की व्यवस्था करें, जिससे हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों की भीड़ कम होगी। उज्जैन में चल रहे विक्रम उत्सव 2025 के तहत कालिदास अकादमी में एक अद्वितीय वाद्य यंत्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में देश विदेश के 600 से अधिक दुर्लभ वाद्य यंत्र प्रदर्शित किए गए, जो संगीत प्रेमियों के लिए एक अनूठा अनुभव प्रदान कर रहे हैं। श्री राम तिवारी, निदेशक महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन ने बताया कि प्रदर्शनी में प्रदर्शित वाद्य यंत्रों में ऐसे यंत्र शामिल हैं जो आज आमतौर पर देखने को नहीं मिलते। इनमें राजा महाराजाओं के दरबार में बजने वाली शाही वाद्य यंत्र भी शामिल हैं, जिनकी मधुर धुनें अब दुर्लभ हो चुकी हैं। त्रिवेणी संग्रहालय उज्जैन द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी में तारवाद्य, फूकवाद्य, तालवाद्य जैसे विभिन्न प्रकार के संगीत यंत्र प्रदर्शित किए गए हैं। प्रदर्शनी में 6 देशों व विभिन्न राज्यों के वाद्य यंत्र मौजूद हैं। यहाँ संगीत प्रेमी बीन, सरोद, संतूर, रुद्र बीना, पखावज, शहनाई, तबला व अन्य दुर्लभ वाद्य यंत्रों का अवलोकन कर सकते हैं। नागों को नचाने वाली बीन भी प्रदर्शनी में लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। प्रदर्शनी का उद्देश्य पुराने वाद्य यंत्रों को संरक्षित कर नई पीढ़ी को संगीत की समृद्ध विरासत से परिचित करवाना है। प्रदर्शनी में आने वाले दर्शक इन यंत्रों को न सिर्फ देख सकेंगे बल्कि उनके निर्माण, ध्वनि व संगीत में उनके उपयोग के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। कालिदास अकादमी में चल रही यह प्रदर्शनी संगीत प्रेमियों के लिए एक अनूठा अनुभव है, जहां वे विभिन्न युगों के दुर्लभ वाद्य यंत्र की झलक देख सकते हैं, संगीत की समृद्ध परंपरा से रूबरू हो सकते हैं। श्री राम तिवारी ने आगे बताया कि यह प्रदर्शनी संगीत प्रेमियों के लिए एक अद्वितीय अवसर है, जहां वे दुर्लभ वाद्य यंत्रों को देख सकते हैं, संगीत की ऐतिहासिक विरासत को जान सकते हैं। ये विक्रम महोत्सव के द्वारा कालिदास परिसर में त्रिवेणी संग्रहालय द्वारा वाद्य यंत्रों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें 600 से अधिक वाद्य यंत्रों का संकलन करके यहाँ रखा गया है। इसमें कुछ वाद्य यंत्र ऐसे हैं जिसमें आपको बिजली की कड़कड़ाने की, बारिश की बूंदों की और समुद्र की लहरों की आवाज़ आएगी, और कुछ वाद्य यंत्र ऐसे हैं कि जो आज के समय में विलुप्त हो चुके हैं।
उस राजा महाराजाओं के समय में जो युद्ध के दौरान जो वाद्य यंत्र इस्तेमाल होते थे वो सभी वाद्य यंत्र भी हमने संकलन करके यहाँ रखे हैं। देखिए, भारतीय संगीत की जो परंपरा है ये हज़ारों साल पुरानी है और सामवेद उसका एक बड़ा उदाहरण है जहाँ से परंपरा शुरू होती है। तो इन जितने भी वर्षों से सामवेद समय जो रहा है तो हज़ारों साल की जो संगीत की परंपरा है, वाद्य यंत्रों की परंपरा है, तो जो वाद्यों की जानकारी हमको समय पर मिल पाई, ऐसे वाद्यों को संग्रह करके विविध वाद्य हैं और वो सब दुर्लभ हैं अधिकतर, तो उनकी प्रदर्शनी उज्जैन में हो रही है। और इसमें सब तरह के वाद्य हैं, कोई जम्मू कश्मीर में बजता था तो कोई तमिलनाडु में है, कहीं पर केरल में है, मध्य प्रदेश में है। और जो तमाम बड़े बड़े घराने जो हैं, तो जयपुर घराना भी है, तो बनारस घराना है, उज्जैन की अपनी परंपरा रही है, वेद पाठ की भी परंपरा रही है, तो उसमें जो वाद्य इस्तेमाल होते रहे हैं उनको एक तो यहाँ पर प्रदर्शित किया है और जल्द ही हमारी प्रयास होगा, संस्कृति विभाग का प्रयास होगा कि इसे उज्जैन में स्थायी संग्रहालय के रूप में स्थापित किया जाए। सत्ता व संगठन में समन्वय बनाने के लिए आज भाजपा कार्यालय में भाजपा पार्षद दल की बैठक आयोजित की गई। इसमें नगर निगम बजट व अन्य मुद्दों पर चर्चाएं हुई। शहर भाजपा अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद आज पहली बार संजय अग्रवाल ने भाजपा कार्यालय में भाजपा पार्षद दल की बैठक ली। इसमें नगर निगम के बजट व वन नेशन वन इलेक्शन के साथ ही पार्षदों की शिकायत पर चर्चाएं भी हुई। इस दौरान महापौर मुकेश टटवाल, निगम सभापति कलावती यादव भी मौजूद रहे। के ऊपर जब सदन बुलाया जाता है तो हमेशा ही परंपरा रही है पार्टी संगठन की कि पार्टी कार्यालय पर पार्षदों के साथ सम्माननीय महापौर जी और सम्माननीय निगम अध्यक्ष जी के साथ बैठक कर आपस में समन्वय बनाकर बजट से संबंधित चर्चा भी हो और समन्वय भी बनाया जाए। साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर भी जो है हमें सभी पार्षदों से और निगम के सभी लोगों से चर्चा भी करना है। संगठन सर्वोपरि होता है सभी के लिए और संगठन की दृष्टि से समन्वय बने और एक संदेश जनता के बीच में, आम जन के बीच में जाए कि नगर निगम और संगठन दोनों जो है मिलकर काम कर रहे हैं और जनप्रतिनिधि इसमें हमारे विधायक जी भी शामिल होने वाले हैं, अनिल जैन कालूवाड़ा जी भी, और मैं स्वयं भी शामिल होऊंगा, निगम अध्यक्ष कलावती बेन भी शामिल होंगी, महापौर जी भी शामिल होंगे और MIC मेंबर और पार्षदगण शामिल होंगे। समन्वय बनाकर नगर निगम का एक संदेश आम जन के बीच में जाए, उसी उद्देश्य से आज ये बैठक रखी गई है।